के साथ मुंबई ने रणजी ट्रॉफी जीती थी कुछ समय पहले, और उसी जज्बे के साथ वो ईरानी ट्रॉफी भी जीतने के करीब करीब बहुत करीब पहुंच गए हैं। एक हाथ उनका मैं समझता हूँ ट्रॉफी पर आ गया है, अभी दूसरा हाथ ट्रॉफी पर आना बाकी है, और वो तब आएगा जब पांचवा दिन मुकम्मल हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। क्योंकि पहली पारी के आधार पर मुंबई को 121 रनों की बढ़त हासिल हुई है, तो ये अपने आप में दर्शनीय है, यादगार है, बेहतरीन मैं कहूंगा लम्हा है मुंबई के क्रिकेट के लिए। जो कुछ समय पहले मुंबई की टीम जो जूझ रही थी डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार, वो वापस आ गई है, और उसमें जो उसके टेस्ट प्लेयर्स हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो सरफराज खान हो, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, अजिंक्य रहाणे हो, शार्दुल ठाकुर हो। इन सब ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया, बल्लेबाजी में भी और फील्ड में भी मुस्तैद दिखाई दिए, एक जज्बा दिखाई दिया। और ये जज्बा जो है डोमेस्टिक क्रिकेट में तमाम टीमों के अंदर अपेक्षित है, उम्मीद है कि ऐसे ही जज्बा और टीमों में भी आएगा, और इसी वजह से मुंबई इतनी ऊपर तक पहुंची है, दोबारा से उठी है। क्योंकि एक समय इसका एक छत्र राज होता था, और एक छत्र राज का आलम यह था कि रणजी ट्रॉफी में कोई भी टीम इसके आसपास नहीं थी। कुछ एक चुनौती अगर मिली तो दिल्ली से, कर्नाटक से थोड़ी बहुत, लेकिन बाकी टीमों से वो चुनौती नहीं मिल पाई। लेकिन उसके बाद ये टीम बिल्कुल जमींदोज हो गई, डाउन हो गई, और दोबारा से उठी है, और दोबारा से शानदार प्रदर्शन कर रही है, और उसमें सरफराज खान का बहुत बड़ा हाथ है। अब सवाल ये है कि अभिमन्यु ईश्वरन जो बहुत ही उम्दा खेल रहे थे, सेंचुरी अपनी पूरी की थी, 151 रनों पर खेल रहे थे, क्या जरूरत थी उनको स्वीप शॉट खेलने की, और वो भी लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद पर। एक तरह से उन्होंने कहा कि आ बैल मुझे मार, वो वाली बात थी, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी एक तरह से। यही काम ध्रुव जुरैल ने किया, और ये जो दोनों के बीच में जो पार्टनरशिप 165 रनों की हुई थी, जी हाँ, 165 रन की पार्टनरशिप बहुत बड़ी पार्टनरशिप होती है। जब आप 500 रनों का, 537 रनों का पीछा कर रहे हो, 538 रन आपको चाहिए थे। क्योंकि नियम यह है कि अगर पहली पारी की बढ़त के आधार पर उस टीम को चैंपियन मान लिया जाता है जिसके ज्यादा रन होते हैं, और क्योंकि यहां मैच का रिजल्ट आता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि खेल का चौथा दिन है, और 4 दिन में चाय का वक्फा कुछ समय बाद हो जाएगा। लंच के 6 ओवर के बाद जो है 6 ओवर के बाद ही पारी पूरी सिमट गई, और आलम यह था कि 23 रन में 6 विकेट खो दिए रेस्ट ऑफ इंडिया ने। जी हाँ, एक तरफ मुंबई की टीम होती है तो दूसरी तरफ रेस्ट ऑफ इंडिया यानी शेष भारत की टीम होती है, और शेष भारत की टीम में कोई भी खिलाड़ी बाद के समय को टिक नहीं पाया। ध्रुव जुरैल और अभिमन्यु ईश्वरन ने जो उम्मीदें जगाई थी, और ऐसा लग रहा था कि पहाड़ नुमा स्कोर जो है 523 रनों का, उसको ये लांघने में सफल हो जाएंगे। लेकिन तारीफ करनी होगी शम्स मुलानी की, तारीफ करनी होगी तनुष कोटियान की, जिन्होंने बहुत बड़ा जज्बा दिखाया। अगर आप शम्स मुलानी का देखें तो उन्होंने ही ध्रुव जुरैल को आउट किया, उन्होंने ही अभिमन्यु ईश्वरन को आउट किया, उन्होंने ही मानव सुथार को आउट किया, तीनों को फ्लाइटेड गेंदों पर आउट किया, और तीनों बार 3 में से 2 जो विकेट थे, जो महत्वपूर्ण विकेट थे, अभिमन्यु ईश्वरन का और मानव सुथार का कह लीजिए, मैं अभी ध्रुव जुरैल का तो खैर महत्वपूर्ण विकेट था ही, लेकिन इसमें इन्होंने रफ का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था। जो विकेट पर जो रफ बन जाते हैं, रफ पैचेस बन जाते हैं, उसी रफ का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने विकेट चटकाए इन दोनों के। रही बात ध्रुव जुरैल की, उन्होंने तो लेग साइड की गेंद को स्वीप करने का प्रयास किया। ये भी बात समझ में नहीं आती, जब आप 90s में पहुंच गए हैं, उसके बाद आपको स्वीप शॉट खेलना, और वो भी लेग साइड के बाहर की गेंद पर, कोई मतलब नहीं था, कोई जरूरत नहीं थी उस शॉट को खेलने की। और खासकर ये देखते हुए कि आप बहुत अच्छा रनों का पीछा कर रहे हैं, दोनों 165 रन की पार्टनरशिप करने में कामयाब रहे अभिमन्यु ईश्वरन और ध्रुव जुरैल। ऐसी स्थिति में दोनों को इस तरह से विकेट अपना फेंकना जो है वो टीम के लिए बड़ा महंगा साबित हुआ। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप दोनों टीमों की तुलना करते हैं, सरफराज खान जहां मुंबई के लिए 222 रन की पारी खेलते हैं, डबल सेंचुरी बनाते हैं, तो उसका एक माकूल जवाब देते हैं अभिमन्यु ईश्वरन 191 रन की पारी से। ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर है रनों का, लेकिन एक तरह से आप कह सकते हैं कि बराबरी की जंग थी दोनों के बीच में। उसके बाद आप आइए, अजिंक्य रहाणे 90+ का स्कोर बनाते हैं, तो उधर से ध्रुव जुरैल 90+ का स्कोर बनाते हैं। यहां भी टक्कर, बराबरी की टक्कर है। तो यहां अगर आप सरफराज, इधर अभिमन्यु ईश्वरन, इधर रहाणे, इधर ध्रुव जुरैल, बराबरी का मुकाबला। इसके बाद आइए जी, आप श्रेयस अय्यर वहां 57 रन बनाते हैं,
इधर ईशान किशन 38 रन बना देते हैं। तो ईशान किशन का आउट होना एक चिंता का विषय था, और उसके बाद जो लोअर ऑर्डर है वो एक तरह से निर्णायक साबित हुआ मुंबई के लिए, और डुबोने का काम किया रेस्ट ऑफ इंडिया को लोअर ऑर्डर की बल्लेबाजी ने। इसीलिए कहते हैं गौतम गंभीर हो चाहे राहुल द्रविड़ हो, राहुल द्रविड़ तो मुझे याद है भारतीय क्रिकेट टीम में अक्सर जो है मोहम्मद सिराज को भी आधा आधा घंटा बल्लेबाजी का अभ्यास कराया करते थे, जसप्रीत बुमराह को आधे घंटे का अभ्यास कराया करते थे। तो ये वक्त की जरूरत है। आपके लोअर ऑर्डर की बल्लेबाज कोई ऐसा मुस्तैद होना चाहिए जो एक रिकॉग्नाइज बल्लेबाज के साथ टिक कर खेल पाए, और यही देखा जाए दोनों टीमों के बीच का एक बड़ा अंतर साबित हुआ। क्योंकि अगर मुंबई में तनुष कौटियान लोअर ऑर्डर में आकर 64 रन की पारी खेलते हैं, शार्दुल ठाकुर बीमार होने के बावजूद, देखिए जज्बा था उनमें, वो सारे दिन लेटे रहे क्योंकि वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और जब खेलने आए और उसके बाद उनको 102 बुखार हुआ और उसके बाद उनको अस्पताल भर्ती कराना पड़ा, रात भर अस्पताल में पड़े रहे, और आज वो बॉलिंग करने के लिए भी आ गए। इसे जज्बा कहते हैं, जो जज्बा और खिलाड़ियों में गायब दिखाई दिया। ये मुंबई में जज्बा है, ये मानना होगा। इसीलिए से भारतीय क्रिकेट की नर्सरी कहा जाता है। यहीं से शताब्दी के जो महान खिलाड़ी हैं, सचिन तेंदुलकर निकले, यहीं से सुनील गावस्कर निकले, यहीं से वेंकसर निकले, और तमाम खिलाड़ी आप देखेंगे तो मैक्सिमम खिलाड़ी यहीं से निकले हैं। और आज के दौर में भी रोहित शर्मा से लेकर सूर्य कुमार यादव, शार्दुल ठाकुर, श्रेयस अय्यर, ये सब मुंबई की देन है। वाकई ये इस बात के लिए नाज है मुंबई को। और वहां पर देखिए तनुष कौटियान नीचे आकर 64 रन की पारी खेलते हैं। 10वें नंबर पर आकर शार्दुल ठाकुर तबीयत खराब होने के बावजूद 36 रन की पारी खेलते हैं और 70 प्लस की पार्टनरशिप करते हैं सरफराज के साथ। वहीं अगर आप रेस्ट ऑफ इंडिया को देखेंगे तो उन्होंने तो आयाराम गयाराम वाली कहानी दोहरा दी। 23 रन में 6 विकेट खो दिए। 23 रन में 6 विकेट, रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम है ये, और वो टिककर नहीं खेल पा रही। जो टिककर खेले उन्होंने लापरवाही से अपने विकेट फेंके। तो इस हार का मुल्जिम, अभी हार नहीं हुई है लेकिन करीब करीब तय है। एक मैं कह रहा हूं कि ट्रॉफी पर हाथ आ चुका है, दूसरा हाथ आना अभी बाकी है। कुछ अद्भुत हो जाए कुछ तो बात अलग है, नहीं तो ये ट्रॉफी मुंबई को मिल रही है। क्योंकि ये तय है कि जब भी कोई इस तरह का मुकाबला होता है, अगर मैच का रिजल्ट नहीं आता तो पहली पारी के बढ़त के आधार पर तय कर दिया जाता है, फैसला आ जाता है। और वही कुछ यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो तनुष कौटियान ने एक ओवर में ही 3 विकेट चटकाकर काम तमाम कर दिया। हालांकि एक विकेट यश दयाल का वो रनआउट थे, एक रनआउट थे और 2 विकेट उन्होंने चटकाए। प्रसिद्ध कृष्णा का जो है वो विकेट चटकाया। हालांकि देखकर बहुत अच्छा लगा जब सरफराज खान ने उनको कैच लपका। यही 2 खिलाड़ी थे जो पिछली बार भी आपस में लड़ बैठे थे और अंपायर तक मामला पहुंच गया था, अंपायर को बीच बचाव करना पड़ा था। तब ये कहा था सरफराज ने कि ये मैं विकेट पर जब मैं रन के लिए दौड़ रहा था ये मेरे रास्ते में आ गए। उन्होंने कहा इसने मुझे कोनी मारी, बिल्कुल बच्चों की तरह होता है, इसने मेरी पेंसिल ले ली। वो कहता है जी मैंने पेंसिल नहीं ली, इसने मेरी रबड़ चुरा ली। कुछ इस तरह की का नजारा कुछ देखने को मिला। पूर्व भी नहीं कहना चाहिए, अभी तो खैर रिटायरमेंट थोड़ा लिया नहीं है। ये लोग टीम इंडिया में खेल चुके हैं, उनकी ये मैच्योरिटी लेवल आपके सामने आया। लेकिन ये मानना होगा कि मुंबई ने रफ पैचेस का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। प्रसिद्ध कृष्णा को जो तनुष कौटिया ने जिस गेंद पर आउट किया उसमें रफ का बहुत अच्छा इस्तेमाल था। और उसके अलावा उसके बाद मुकेश कुमार को उन्होंने रफ का अच्छा इस्तेमाल करके आउट किया। इसी तरह के मानव सुथार का जो विकेट लिया शम्स मुलानी ने, वो भी रफ का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया। और इसी तरीके से अभिमन्यु ईश्वरन को जो आउट किया, बेशक लेग स्टंप की गेंद थी लेकिन उस गेंद पर जो रफ पैचेस बन गए थे उसका उन्होंने भरपूर इस्तेमाल करते हुए उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया। तो इस तरह से मानना होगा कि एक स्ट्रेटेजिक मूव मुंबई का बहुत कारगर रहा। कोई सवाल है अगर? जी स्वैप कह रहे हैं कि दिलीप ट्रॉफी का टॉप विकेट टेकर अंशुल कंबोज और नवदीप सैनी का है। मिडिल ऑर्डर के हाई स्कोरर रिकी भोई और मोहित अवस्थी के हैं। पार्टिकल ईशान क्यों आए? प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 मैच में बस 4 ही विकेट लिए। मोहित अवस्थी आए हैं जी, खेल रहे हैं मुकाबला। और क्योंकि अब खेलेंगे तो उतने ही खिलाड़ी खेलेंगे ना। अब ये देखिए हमारे यहाँ टैलेंट इतना ज्यादा है। पीछे मुझे याद है अभिषेक शर्मा को टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया था T20 वर्ल्ड कप के लिए, और उसके बाद उनको टीम में सिलेक्ट किया। उन्होंने आते ही कितना 40-42 गेंदों पर 48 गेंदों पर कुछ सेंचुरी बना दी उन्होंने। बहुत बहुत ताबड़तोड़ जिम्बाब्वे के खिलाफ थी मेरे ख्याल से, हाँ हरारे में। और कुछ खिलाड़ी जो नहीं चल पाते उनको बाद में मौका मिलता है, जैसे संजू सैमसन बिल्कुल नहीं चल पाए थे श्रीलंका के खिलाफ T20 मुकाबले में, उनको टीम में शामिल किया गया।
एक खिलाड़ी हो जब एक साथ जब 18-20 खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और उसमें 15 को मौका, खिलाड़ी बेचारे मैं कहूंगा अनफॉर्चुनेट है उनके साथ कि आप चाहकर भी उनको टीम में शामिल नहीं कर सकते। आप एक को करेंगे या दो को ले लिया, हार्दिक पांड्या को ले लिया है कि हार्दिक पांड्या के खेलते हुए शिवम दुबे को या नीतीश रेड्डी को मौका मिलेगा। अगर मौका मिलेगा, दोनों में से किसी एक को खिलाया जाए तो जाहिर सी बात है कि जो है मयंक यादव और जो दूसरे तेज गेंदबाज हैं भारत के, जो कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से भी खेले, हर्षित राणा, उन दोनों में से किसी एक को बाहर रास्ता दिखाना पड़ेगा। 5 के पास बॉलर और उसके अलावा चेंज बॉलर के तौर पर आपके पास रियान पराग भी मौजूद हैं, अभिषेक शर्मा भी बॉलिंग कर लेते हैं, सूर्य यादव और रिंकू सिंह भी बॉलिंग करते हैं। तो अब कोशिश खेल को जा रही है, बल्लेबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी के साथ साथ आपको विकेट टेकिंग क्षमता भी दिखानी होगी, गेंदबाजी भी करनी होगी। ये कुछ फलसफा है जिसमें हम ये टीम T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रही है। जी, रीता पटेल कह रही है खलील अहमद को बेंच करना सही था क्या? देखिए, खलील अहमद बहुत टैलेंटेड है, इसमें कोई दो राय नहीं। बाएं हाथ के एक तो तेज गेंदबाज हैं, लेकिन अब वही बात है, या तो जसदयाल खेलेंगे या खलील खेलेंगे या फिर अर्शदीप खेलेंगे। तो अब यहाँ पर वही बात आ जाती है कि जसदयाल को यहाँ पर मौका मिला है, तो यहाँ तेज गेंदबाजों में भी रोटेशन चल रहा है और अब अर्शदीप जो है आपको खेलते हुए देखेंगे जल्दी ही। अपना जो मुकाबला हो रहा है भारत का जो मुकाबला अब नेक्स्ट जो अब सीरीज हो रही है उसमें ये खेलते हुए दिखाई देंगे। बांग्लादेश का मुकाबला, क्योंकि हमने टेस्ट सीरीज जीती थी उनसे, दोनों मुकाबलों में उनको पराजित किया था, क्लीन स्वीप किया था और अब T20 की बारी है। जी, रीता पटेल कह रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल चहर को प्लेइंग 11 में क्यों नहीं खिलाया ऋतुराज गायकवाड़ ने। राहुल चाहर बिल्कुल अच्छे लेग स्पिनर हैं, अच्छे दिग्गज हैं। कुछ खिलाड़ियों की किस्मत भी मैं कहूंगा, यजुवेंद्र चहल कितना भी अच्छा कर रहे हैं, एक जेन्युइन लेग स्पिनर है। राहुल चाहर वाकई जेन्युइन लेग स्पिनर हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बांध कर रखते हैं, रनों का दबाव बनाकर विकेट चटकाना उनको आता है, विकेट खरीदना भी आता है। जब वो फ्लाइट देते हैं, कोशिश करते हैं, अवसर देते हैं दूसरे को कि आप आकर बड़ा शॉट खेलें, उसमें वो विकेट भी चटकाते हैं। ये कप्तान की सोच होती है और कप्तान पर भी कई बार टीम मैनेजमेंट का जो दबाव है वो हावी हो जाता है, तो वो कुछ कारण हो सकते हैं। जी, किंग कह रहे हैं कि ऑल क्रेडिट गोज टू रहाणे एंड कैप्टनशिप। हाँ, रहाणे बिल्कुल जी, अपने एक तो 97 रन की जो उन्होंने पारी खेली है वो अपने आप में काबिले तारीफ है, और उसके अलावा उन्होंने जो सरफराज के साथ जो पार्टनरशिप की वो काबिले तारीफ है। फील्ड प्लेसमेंट उनकी बहुत अच्छी थी। कप्तान तो देखो वो बहुत अच्छे रहे हैं भारतीय टीम की, जब उन्होंने कप्तानी की, याद कीजिए मेलबोर्न टेस्ट जहां उन्होंने कप्तानी में मैच जितवाया, और उसके अलावा कई मौकों पर उन्होंने कप्तानी में शानदार, अपने मैं कहूंगा उन्होंने झंडे गाड़े, उम्दा प्रदर्शन किया। तो वाकई उनका बहुत बड़ा श्रेय जाता है, उनका भी और साथ में सरफराज का भी जोड़ लीजिए। बहुत बड़ी पारी होती है 221 रनों की। रीता पटेल कह रहे हैं कि ईशान किशन को बाहर करो। देखो जी, लापरवाही वाला शॉट मैं कहूंगा हराने के जो कारण थे, अभिमन्यु ईश्वरन और ध्रुव जुरेल अपना काम तो फिर भी कर गए बेचारे। हालांकि उनको माफ नहीं किया जा सकता इस बात के लिए कि बहुत खराब शॉट खेलकर आउट हुए। उस स्वीप की कोई जरूरत नहीं थी, जो लेग स्टंप पर गेंद पिच हो रही है और वहां पर आप स्वीप खेलकर आउट हो रहे हैं। लेकिन ईशान किशन ने तो पता नहीं किस अंदाज में क्या कर रहे थे वो, कि उन्होंने उनसे 40 रन तक नहीं बने टीम के लिए, जबकि टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी उनकी। कोई ताबड़तोड़ आपको बल्लेबाजी करने की जरूरत नहीं थी, आप टिककर खेलते, लंबा खेलते, तो उतना ही टीम के लिए अच्छा रहता। स्वेप 52 कह रहे हैं कि प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 मैच में 4 विकेट लिए हैं और अंशुल कंबोज ने 3 मैच में 19 विकेट। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। अंशुल कंबोज बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं, और टैलेंटेड प्लेयर जो होते हैं वो कभी भी उनको आप खारिज नहीं कर सकते, उनको टीम में आना ही आना है वक्त रहते। अब आप जितना भी कहें कि अभिमन्यु ईश्वरन ने 4 मैचों में 3 सेंचुरी बनाई, 7 मैचों में 7 पारियों में देखा जाए तो उन्होंने 4 सेंचुरी बनाई है, तो ऐसे खिलाड़ी को रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि 2 मौकों पर वो स्टैंड बाई रह चुके हैं भारतीय टीम के, एक मौके पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, एक मौके पर इंग्लैंड के खिलाफ। दोनों बार जब टीम विदेश जानी थी ऑस्ट्रेलिया में और इंग्लैंड में, वहां पर इनको स्टैंड बाई के तौर पर रखा गया था। किंग कह रहे हैं कि श्रेयस अय्यर और तनुष कोटियान की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। तनुष कोटियान और श्रेयस अय्यर भाई एक ही टीम से खेलते हैं, कई बार बाउंडिंग हो जाती है,
कोई भरोसा नहीं कि कई बार कुछ खिलाड़ी आपस में रूममेट भी होते हैं। तो अब तो खैर भारतीय टीम में अलग अलग कमरा मिलने की प्रथा शुरू हो गई है। पहले तो एक रूममेट वाला एक कंसेप्ट था, लेकिन रणजी ट्रॉफी में आज भी रूममेट वाला कंसेप्ट है, रणजी ट्रॉफी या डोमेस्टिक क्रिकेट में। चलिए इस उम्मीद के साथ कि यहाँ कुछ अनोखा या अनहोनी हो, रेस्ट ऑफ इंडिया कोई पलटवार करे, क्योंकि अभी चाय का वक्फा होना बाकी है, उसके बाद आखिरी सत्र है और फिर 3 सत्र का खेल और है। क्या वो बाजी पलट सकते हैं? लेकिन फिलहाल तो बाजी पूरी तरह से मुंबई के हाथ में दिखाई दे रही है। अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में जाकर और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।